जय हिंद क्लास। मैं पुनः आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं आपके अगले सेशन को लेकर के। पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? किस शब्द का अर्थ है जो विशेषाधिकार का अभाव है? यानी कि विशेष लोगों के पास अधिकार है, इसलिए उस शब्द का अभाव है, सब पर लागू नहीं हो पाता। उस बात को कहने का अर्थ पूरी तरह से लागू नहीं होता है। तो आपको पता है कि समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और प्रभुता, इसमें अगर कहें तो समानता पर अपवाद है। समानता पर क्या है? अपवाद है। समानता यानी कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान संरक्षण, दो बातें आती हैं। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से है और विधि के समक्ष समान संरक्षण अमेरिका से है। अब समानता की बात को हम लेते हैं समानता के आंसर के तहत। समानता यानी कि हम कहें अपवाद में आता है राष्ट्रपति व राज्यपाल को पदावधि के दौरान छोड़कर, यानी कि उनको हमें पदावधि के दौरान छोड़ना है। तो ये क्या हुआ? विशेषाधिकार का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? ये अपने अधिकार का प्रयोग करके इसको क्या किया इन्होंने, यानी कि अभाव में रखा है। समानता का अधिकार अभाव हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? देखिए, गृहीत मतलब जब ग्रहण किया गया था मूल संविधान, तो उसके समय में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है, जो अब करंट टाइम में यानी कि नहीं है। तो गणतंत्रता अभी भी है, स्वतंत्रता अभी भी है, गणराज्य अभी भी है, धर्मनिरपेक्ष ये नहीं है। अब धर्मनिरपेक्ष की जगह पर आ गया है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, क्या आ गया है? पंथ निरपेक्ष, ये शब्द आपका जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये शब्द है। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में था, अब नहीं है। आपको पता है ना कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 42वां संशोधन 1976 में, और तब ये शब्द जोड़ा गया था, यानी कि उसके पहले तक था, 1976 से नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, देखिए इसमें जो स्थायी हैं उन्हीं का नाम दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी का जिक्र नहीं किया गया है, वरना फिर ये क्वेश्चन बताना पड़ता कि स्थायी अध्यक्ष थे, तब ये आंसर क्वेश्चन देना पड़ता उसके हिसाब से। तो ये नॉर्मल रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अब तक, अभी मैंने बताया कि संशोधन किया गया, तो अब तक यहां पे लिखा हुआ है, तो सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, और वो रहा 42वां। अभी हमने इसको जस्ट एक क्वेश्चन के पहले किया था, 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है और 3 शब्द जोड़े गए थे। हमने एक शॉर्टकट बना रखी है, आप भी कर ले चाहे तो, TRICK, ट्रिक। क्या है ट्रिक? सेंटेंस ये है, आओ आओ प्रभु, आओ प्रभु शपथ, शपथ। हम शपथ जानबूझ के गलत लिख रहे हैं, बड़ा सा होता है लेकिन हम छोटा सा लिख रहे हैं, शपथ लो। ट्रिक बनाने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है। आओ से अखंडता, अखंडता। प्रभु से प्रभुता, प्रभुता। स से समाजवादी, समाजवादी। प थ से पंथ निरपेक्ष, यानी कि प थ दोनों मिला के, तो पंथ निरपेक्ष। फिर कह रहा है लो से लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, ये शब्द हो गए हमारे, कितने शब्द हो गए?
5 शब्द हैं हमारे प्रस्तावना के मूल आधार, जिन पर प्रस्तावना खड़ी है। ठीक, अब बात करते हैं कि जब प्रस्तावना इन 5 शब्दों पर टिकी हुई है तो शब्द कौन कौन से नए आए। तो देखो, सबसे पहले आया अखंडता, फिर समाजवादी, और फिर पंथ निरपेक्ष। यही 3 शब्द जिनके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया है, आप इन्हीं को ही समझेंगे। कौन कौन सा? एक अखंडता, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष। यही 3 शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। यहीं पर अभी देखिए, पिछले में हमने पढ़ा था, इसका मतलब था पहले धर्मनिरपेक्ष। क्या था यहां पे? धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष था, तो धर्मनिरपेक्ष समाप्त करके पंथ निरपेक्ष लाएगा। क्लियर? और जैसा कि कहा जा रहा है, एक बार संशोधन हुआ है तो ये शब्द इतने जोड़े गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? बात को समझिएगा। बात कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प है में अभिव्यक्ति है, यानी जो हम संकल्प लेते हैं उसमें कौन सी अभिव्यक्ति है जो मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची में, जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। तो हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समाजवादी। ठीक है, इसमें एक सही नहीं है। देखिए, अब इसमें कह रहा है समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व। भ्रातृत्व समझते हैं? ये इसे कहते हैं, भ्रातृत्व को अगर हम बात कर लें तो भ्रातृत्व मतलब हो गया है बंधुता। इसे बोलते हैं बंधुता भाई। ठीक है, समाजवादी और संप्रभुता। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है दोनों में। यहां संप्रभु, यहां पे भ्रातृत्व नहीं कि बंधुता नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए संप्रभुता दी हुई है, लेकिन समाजवाद के साथ साथ लोकतंत्रात्मक यहां नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, यहां सारे शब्द मिल रहे हैं, सिर्फ अगर भ्रातृत्व मिलता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहां नहीं मिला। इसमें देखिए समानता मिला, स्वतंत्रता मिला, लोकतंत्र मिल गया, संप्रभुता भी मिल गया, और एक सर्वदेशीय पहचान। नहीं नहीं भाई, ये भी नहीं है। ठीक, अब ये कह रहा है समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्रात्मक और क्या है? संप्रभुता। वो जो 5 शब्द आपको मैंने बताए वो देखिए यहां पर विद्यमान है। आओ प्रभु शपथ लेते हैं, उसमें अगर हम देखें तो ये 5 शब्द इसमें दिए जा रहे हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका? डी। यहां पर मिस्टेक क्या हुआ हमसे? यहां मिस्टेक था, प्रभुता नहीं थी, यहां लोकतंत्रात्मक नहीं था, यहां पे ये शब्द फालतू जोड़ दिया गया। अगर इसकी जगह पर अगर इसमें एक शब्द जो कम था वो आ जाता तो भ्रातृत्व शायद ये सही हो जाता, लेकिन इस लाइन में हमको सारे मिल रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य से, अगर बात करते हैं सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में बदल दिया गया। तो अभी आपने देखा कि 42वां संविधान संशोधन, मैंने बताया कि प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बदला गया सार्वभौमिक। तो इसमें सिर्फ यही तो बदला गया था, इसके स्थान पर हमने क्या लाया था? पंथ निरपेक्ष। तो किस संशोधन द्वारा? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? संज्ञा दी गई, तो संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। किसे कहा था? उद्देशिका को कहा था। हम पीछे इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसमें कोई आंसर यानी कि ज्यादा इसमें व्याख्यान की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? भाई साहब, हम आपको बता दें कि जब ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है, देखिए तो 14 में पूछा गया, 2 वर्ष 14 के उसमें समय में देखा जाएगा, तो उसके हिसाब से उत्तर देंगे आप। वरना अभी तो जो है एक बिल पास हुआ है जो 2029 में लगेगा महिलाओं के लिए, याद है ना? महिलाओं की जो है 2/3 सीट, 1/3 सीटें सब जगह लागू कर दी जाएंगी ना इसमें, संसद में, लोकसभा में, आपको पता है। उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। इसमें हम प्रश्न को यानी PYQ कर रहे हैं,
2014 में पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से कर रहे हैं, ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिए गए होंगे। ठीक, हम ये ना कहते कि क्वेश्चन गलत है भाई, पहले दिमाग में हम फीड कर लें कि जिस समय पूछा गया था उस समय हमारे पास ये सब कानून नहीं थे महिलाओं वाले। तो कानून कौन कौन से थे? देखो, कह रहा है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, ये कब आया? तो अगर आपने एक्ट पढ़ रखे हैं, यानी कि भारतीय न्याय संहिता जब पढ़ाई जा रही है वो, और साथ में हमारे पास एक्ट हैं, यानी कि बीएनएस का जो सिलेबस है हमारा मूल विधि का, उसमें 8 एक्ट हैं पूरे पूरे, यानी कि 8 टॉपिक है, एक्ट उसमें ज्यादा है महिलाओं को लेकर के। तो महिलाओं वाले में पहला कहते हैं महिलाओं का अशिष्ट रूपण, ये है 1986, 1986। महिला का अशिष्ट रूपण नहीं करेंगे आप, यानी किसी प्रकार से महिला को गंदे माहौल में उसको हम नहीं दिखाएंगे, ना ही उसके शरीर के साथ। ठीक है। फिर कह रहा है घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस, इसे अगर हम कहें तो 2005 में इसे दिखाया गया, यानी कि 5 में लाया गया, 6 में ये कानून बना। ठीक है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, ये 2013 में आया। ठीक है। कार्यस्थल पर इसके लिए एक मुहिम चलाई गई थी। ठीक है। मी टू, क्या स्कीम थी? मी टू, मैं भी इसका शिकार हूं कार्यस्थल पर लैंगिक अपराध के लिए। बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक की सुर्खियां थी ये एक्ट, और सभी ने इसका सपोर्ट किया था, अपनी आप बीती बताना शुरू किया था कि हाँ कार्यस्थल पर मेरे साथ भी लैंगिक अपराध किया गया है। तो कार्यस्थल पर महिला के साथ लैंगिक अपराध नहीं कर सकते हैं आप किसी कीमत पर। पहले ये नियम कानून नहीं था, लेकिन 2013 से ये नियम बना दिया गया है कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कारखाना अधिनियम की बात करते हैं तो कारखाना अधिनियम जो आया था वो 1948, ये पहला आया है। संशोधन के बाद इसमें बहुत सी चीजें बनती गई। तो ये सारे अधिनियम जो आपके सामने रखे हुए हैं ये वर्ष है 2014 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कार्यस्थल पर लैंगिक अपराध। तो कब आया? 2013 में। तो पिछले 2 वर्ष वो दे रहा है, यहां पे स्पष्ट कह रहा है पिछले 2 वर्ष। तो पिछले 2 वर्षों पर हम गौर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? कौन धर्मनिरपेक्ष, यानी कि राज्य, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है इसमें से? तो संविधान की प्रस्तावना ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य मतलब देश समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में राज्य मतलब कंट्री कहा जाता है, और कंट्री मतलब यानी कि देश की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान कराना भारत की संविधान के डैश 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 के अधीन है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो आपको भारत की नागरिकता प्रदान कराता है? तो जब हम बात करते हैं तो एक चैप्टर है भारत की नागरिकता, 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 ये भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल जो है, सॉरी, आर्टिकल 5 से 11 तक है। कहां तक है? आर्टिकल 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक। अब देखो इसमें आते हैं हम, तो 2 से 4 तो होगा नहीं भाई, ये संविधान का भाग 1 है, नागरिकता की बात ही नहीं करता, तो ये तो कट गया। अनुच्छेद 12 से 14, 12 से 35 ये मौलिक अधिकार की बात है, ये भी कट गया। अनुच्छेद 5 से 7 ये है। तो हालांकि 5 से 11 है, लेकिन 7 आर्टिकल तक दिया गया है। तो पहला वंश के आधार पर 5, 6 कह रहा है, मूल वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिलती है। लेकिन नागरिकता के 5 प्रकार हैं। आपको अभी आने वाले में क्वेश्चन मिलेंगे तो हम इस पे कराएंगे कि नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा देशीकरण के आधार पर, ठीक है, चौथा पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और 5वां जो आपको देते हैं किसी भूभाग को जीतकर भारत में मिलाए जाने के आधार पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अभी आगे। देखिए आ ही गया आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य, कार्य किसी भारतीय नागरिकता को रद्द कर सकता है? किसी भारत की जो भारतीय व्यक्ति है उसकी नागरिकता को रद्द कर सकता है, कौन सा कार्य है? नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, वो संविधान में विश्वास नहीं रखता, भारत के संविधान में,
तो वो नागरिकता का त्याग उस पर बनता है, उसको नागरिकता उसकी समाप्त हो सकती है। पहला तो सही है। फिर कह रहा है नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, गैर कानूनी तरीके से यानी शत्रु देश की सहायता की हो, तो भी बन सकता है भाई। तो ये दोनों ही कारण सही है। सही कूट का चयन करें तो एक और दोनों सही हैं, एक और दोनों सही हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। युद्ध के समय आप अगर शत्रु देश की सहायता करते हैं तो हमारे देश के आप दुश्मन हुए, गद्दार हुए, तो आपको भारतीय होने का कोई हक नहीं है। और पहला क्या कह रहा है कि आपको जब भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं है, भारत की कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, तो काहे भारत नागरिकता लिए है, छोड़ के चले जाइए यहां से, बात खत्म। आगे बढ़ते। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? देखो मैंने आपसे बताया था ना, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और लिखा हुआ सभी के आधार पर। तो बिल्कुल भाई ये सभी, इसमें दो और हैं, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, एक है पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है ये भी रहेगा, और एक है भूभाग, भूभाग, भूभाग शामिल होने पर, भूभाग क्या है, शामिल होने पर। ठीक भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 प्रकार से नागरिकता हमको मिलती है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ये सिटीजनशिप एक्ट है भैया, क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहता है? ये क्वेश्चन इस साल बहुत ट्रेंडिंग में है। सभी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आपके यूट्यूब वाले ऑनलाइन, या फिर हम कहें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाले जितने प्लेटफॉर्म हैं, इसमें ये प्रश्न देखने को इस बार खूब मिल रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा भाग है जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मैग्ना कार्टा का ये जो शब्द है, ये मैग्ना कार्टा शब्द इंग्लैंड के 1215 ईस्वी में, 1215 एडी में पहली बार मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र जारी किया गया था इंग्लैंड में नागरिकों के लिए। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है, वही बात हमारे यहां कह रहा है। तो मौलिक अधिकार हमारे यहां संविधान के भाग 3 में है, तो भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 66, ठीक है। देखो आर्टिकल्स अगर रटे हैं आप तो काम बन जाता है। देखो संसद का संविधान नहीं, ठीक है, हटा दीजिए इसको। संसद का संविधान ऐसा कुछ है कि संसद का संविधान बने? तो संसद आर्टिकल 79 में है, ये ही खत्म। उपराष्ट्रपति का चुनाव, जी हां, उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 में है। संसद के दोनों सदनों की अवधि, ये आपका 79 के क्लॉज में है, क्लॉज 4 में है ये। अब भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल अगर बने, महान्यायवादी जो है वो आर्टिकल 76 में है। तो ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स में हम 66 आर्टिकल्स कहां मिल रहा है हमको? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो राइट आंसर क्या हुआ? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आर्टिकल्स रटे रहे आपको अगर, तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएगा एलिमिनेट करने में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय यानी कि एक उच्च न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक या अन्याय, मौलिक और अन्याय। ठीक है, फिर कह रहा है मौलिक नहीं, मौलिक लेकिन अन्याय नहीं। देखो भाई, मौलिक अधिकार आपका है लेकिन अन्याय नहीं है। आपका मौलिक अधिकार तब तक मौलिक अधिकार है जब तक किसी दूसरे के व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। अगर आपको मौलिक अधिकार दिया गया, आप उसका, जैसे भाई सपोज दैट मैं किसी ट्रेन में, बस में यात्रा कर रहा हूं, ठीक है,
अब मैं बढ़िया से म्यूजिक बजाते हुए अपने फोन में बढ़िया से एंजॉय करते हुए जा रहा हूं। हालांकि जीवन जीना मेरा अधिकार है, मेरा खुद का एंजॉय प्राइवेसी मेरा अधिकार है। मैंने बजाया बढ़िया अपना फोन, बढ़िया मस्ती से जा रहा हूं मैं अपनी सीट पर बैठे हुए। लेकिन बगल में ही मेरी सीट पर जो भाई साहब बैठे हैं, जो महिला बैठी हैं, उनके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई है, दुर्भाग्यवश पूर्ण उनके यहां किसी की मृत्यु हो चुकी है। अब वो सदमे में है और मैं इतने एंजॉय में हूं, तो क्या ये उचित है? उनका भी तो मौलिक अधिकार है कि भाई मेरा मौलिक अधिकार है कि मुझे मेरे हालत पर रोने या अफसोस करने का अवसर हो उनका। मुझे मेरा अधिकार है कि मैं उत्सव मना रहा हूं, उत्सव मनाऊंगा। तो लेकिन आपका मौलिक अधिकार तब तक अधिकार है जब तक किसी दूसरे के अधिकार में बाधक नहीं बन जाते हैं। मैं उनके मौलिक अधिकार में बाधक बन रहा हूं, इसलिए क्या है, मौलिक अधिकार है लेकिन अन्याय नहीं है आपका। तो यह बात ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है लेकिन अन्याय नहीं कि हम इससे अन्याय करना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बच्चे की आयु न्यूनतम 14 वर्ष यानी प्लस 14 वर्ष पूर्ण हो। 14 वर्ष यहां पे लिख लीजिए, पूर्ण हो। ठीक है, 14 वर्ष पूर्ण हो, इसके पहले नहीं, 14 वर्ष पूर्ण हो। इससे कम एक भी दिन कम रहेगा तो अनुच्छेद आर्टिकल 23 का वायलेंस, सॉरी कारखाने 24 का वायलेंस होगा। कितना होगा? 24 का ये वायलेंस करेगा, यानी कि 24 को आर्टिकल 24 का उल्लंघन करता है। ये भारी कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, बालक में सभी आते हैं, लड़की लड़के दोनों, तो आयु कितनी होनी चाहिए? 14 प्लस, 14 प्लस होनी चाहिए भाई, माइनस नहीं होनी चाहिए। 14 से प्लस रहेगा तभी काम चलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार, बेगार मतलब होता है जिसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी, उसे कहते हैं बेगार, ब्रैकेट में लिखा हुआ बंधुआ मजदूरी। ठीक है, कहते हैं बेगारी मत करो, तुम हमारा बेगारी कर रहे हो क्या? पैसा नहीं देंगे तुमको, पैसा देंगे, ठीक है, बेगारी नहीं कर रहे हो हमारा तुम। तो यहां पे क्या है? बेगार बंधुत्व, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। कौन सा आर्टिकल है जो बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? आपको याद होगा, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 हैं। अभी हमने 24 पढ़ा, अब 23 क्या कहता है? मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलात् श्रम पर प्रतिबंध। मानव के साथ दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम, बलात् श्रम मतलब बलपूर्वक कराया गया कार्य, बलात् श्रम कह लें या बेगार कह लें, बलात् श्रम पर प्रतिबंध तो किसमें है आपका? अनुच्छेद 23। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा क्या प्रदान करता है? तो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा है आपकी, वो आपको ऑप्शन के तहत अगर देखा जाए तो देखते हैं। वैसे ऑप्शन ए कहता है 19 का क्लॉज 1 की उपधारा यानी उप सेक्शन यानी सब सेक्शन एफ, अनुच्छेद 19 का सेक्शन 1 का एफ जो है संपत्ति के अधिकार का क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं भैया, पहले संपत्ति का अधिकार इसमें था, अब नहीं है। अनुच्छेद 300 का में इसको रखा गया है, यानी 300 ए में रखा गया है। इसका मामला था 44वां संविधान संशोधन, 44वां यहां पे चला और ये क्या था? संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ और ये जो वर्ष था ये 1978 था। संपत्ति के अधिकार को 19 क्लॉज 1 की एफ से हटाया गया और अनुच्छेद 31, ये दोनों आर्टिकल थे पहले भैया, आर्टिकल थे जिसमें संपत्ति का जिक्र था। इन दोनों में क्या था भैया? संपत्ति का जिक्र था। इसमें क्या था भैया? संपत्ति रखी गई थी, संपत्ति का जिक्र किया गया था। ठीक, अब संपत्ति का जिक्र किया गया तो यहां से जब हटाया गया तो कहां रखा गया? संपत्ति थी, संपत्ति थी पहले, हटा दी गई।
हटा के भाग, संविधान का जो भाग है, भाग कितने, भाग 12, अनुच्छेद आर्टिकल 300 ए, यानी कि हम कहें का में इसको रखा गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार, कानूनी सुरक्षा मिलती है आपको, लेकिन अनुच्छेद 300 का के तहत। पहले ये था 19 ए की एफ में और 31 में, जहां दोनों से हटा दिया गया है। अब इसे कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा, एकांत मतलब एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए आपको, अंधेरा बिल्कुल, यानी एकांत छोड़ दिया जाए, काल कोठरी जिसे कहें आप, ठीक है। एकांत, हाँ, एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में डैश 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 से अधिक नहीं होगा। इतनी अवधि यानी कितनी अवधि तक नहीं होगा। तो ये जो बताए जा रहे हैं ये आईपीसी के तहत हैं, 2021 में पूछे गए हैं। आईपीसी 2024 यानी 1 जुलाई से पहले तक रही, 1 जुलाई 2024 से बीएनएस लागू हो चुका है। तो इन सब में अब प्रावधान में बदल दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कहा जाए, एक समय पर 14 दिन से अधिक एकांत कारावास नहीं होगा। एक समय में, एक समय में अगर किसी को 14 दिन से अधिक लगातार नहीं, फिर गैप करिए आप, 2-4 दिन के बाद फिर आप कर सकते हैं, लेकिन एक समय में 14 दिन से अधिक नहीं कर सकते हैं एकांत कारावास, क्योंकि फिर उस व्यक्ति के अधिकार अनुच्छेद 21 का हनन होता है, जीवन जीने का अधिकार का हनन होने लगता है, उसका मौलिक अधिकार का वायलेंस होने लगता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। वाक्यांश जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और यहां पे कह रहा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये ली गई है जापान के संविधान से। कहां से ली गई है, जापान के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन यहीं तक से समाप्त हो चुके हैं। अब अगले सेशन में मुलाकात करते हैं, देखते हैं अगले सेशन में क्या रहेगा। ओके।